खान साहब की ये अब डेवलपमेंट जिस तरफ ले जा रहे हैं वो कि बजट अनाउंस होने दें, पहले हम पार्लियामेंट के अंदर शोर डालेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, मार पिटाई करेंगे अगर ज़रूरत पड़ गई तो, और बताएंगे कि आवाम के लिए हम ये कर रहे हैं। उसके बाद वो बजट पास हो जाएगा, धक्के लगा के वो हो जाएगा 10 पर। वो जितने दिन वहाँ बजट डिबेट होगी उतने दिन खान साहब की पार्टी वहाँ गाली गलौज में पहुँची होगी और मजमा बना होगा वहाँ। उसके बाद क्या होगा कि ये अनाउंस करेंगे कि अब हम सड़कों में निकल रहे हैं। अब उस वक्त ये टेम्परेचर चेक करेंगे अवाम का, क्या अवाम के अंदर कितनी बेचैनी है, कहाँ ज़्यादा बेचैनी है, केपी से शुरू किया जाए, पंजाब में किया जाए, कराची में किया जाए, कहाँ किया जाए। वो स्ट्रेटजी बना रहे होंगे इस वक्त कि वीक जो चेन जो है, सबसे कमज़ोर जगह कौन सी है चेन की, जहाँ चेन को तोड़ सकते दुखती रग, वो कहते हैं वीकेस्ट लिंक इन द चेन। अब जाहिर है वो लगता तो ऐसे ही है कि वीकेस्ट लिंक इन द चेन इज केपी। सारा सपोर्ट बेस है उनका, गवर्नमेंट भी अपनी है, वहाँ ठीक ठाक किस्म की एहतजाज भी वो कर सकते हैं। और अगर वो केपी से लॉन्च करते हैं एहतजाज, ठीक, और मतलब मैं अब जाना नहीं चाहता, आप कोई कहेगा जी सिटी से सजेस्ट कर रहे हैं, मैं नहीं कोई कहना चाहता, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देयर विल बी ए स्ट्रेटजी टू प्रोटेस्ट एंड कि आवाम को फिर सड़कों पर निकाला जाए। अच्छा, अब May 9 के दो हिस्से थे ना आयशा। एक हिस्सा तो ये था कि एहतजाज करना है, दूसरा ये था कि फौजी इदारों इंस्टॉलेशंस उनके ऊपर करना है। तो अब देखना ये है कि May 9 फुल फ्लैश्ड होगा या सिर्फ एहतजाज ही होगी, या क्या फिर वही कंटोनमेंट्स और इधर उधर फिर उनके लोग जाएंगे। और अगर ऐसे होता है कि स्टेज 2 किस्म की अगर प्रोटेस्ट होती है तो इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा, और अगर स्टेज 1 होती है मीनिंग कि जस्ट प्रोटेस्ट, ठीक है, मजमे, डेमोन्स्ट्रेशंस, सिट इन स्ट्राइक्स, तो केपी में होंगी तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, केपी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है वो। इसी तरीके के साथ अगर कराची में छोटी मोटी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पंजाब में होगी तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तरफ मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, वो तो ये नहीं चाहेगी कि उस तरीके से आवाम के साथ डील किया जाए जिस तरीके के साथ केयर टेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी साहब ने किया था। मगर आपने देखें कि जो पुलिस के जो सीनियर अफसर हैं जिन्होंने May 9 के लोगों को कुचला, वो ही वहीं बैठे हुए हैं अभी भी। और वो इसलिए नहीं कि उनको मरीम चाहती है, वो इसलिए बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वहाँ बैठाया है कि अगर कोई ऐसी बात हुई वी हैव टू डू द सेम थिंग अगेन। तो डेफिनेटली गड़बड़ तो हो रही है और गड़बड़ होने और जा रही है। अच्छा, मगर ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात ये है कि ये कितनी देर चलेगी। सही बात है, और कब जाके वो चेन टूटेगी या नहीं टूटेगी, और IMF और डोनर्स का क्या रिएक्शन होगा और इस्टेब्लिशमेंट का क्या रिएक्शन होगा, और ये गवर्नमेंट जो है जो कि फ्रंट फेस है ऑफ द हाइब्रिड रेजिम, क्या ये संभाल सकेगी या नहीं संभाल सकेगी। These are questions that will come up in the next 15-20 days and we will have to discuss them. My fear is that there is no strategy in the government or in the establishment. और जो स्ट्रेटजी अगर डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी की तरफ ये जाएंगे तो फिर वो तो हम सबको पता है कि वो क्या है। फिर अगला सवाल ये आएगा कि क्या वो कामयाब होगी या नहीं कामयाब होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको मानेगी या नहीं मानेगी, संभाल सकेंगे इस मुल्क को इन एन अनडेमोक्रेटिक फैशन, सब। तो ये सारे सवाल फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है जैसे गवर्नमेंट भी बहुत हेल्पलेस है और इस्टेब्लिशमेंट भी, क्योंकि जैसे आपने दोहराया कि नवाज शरीफ साहब ने भी ये बातें पहले कही हुई हैं, जो इक़्तिदार में होता है वो नहीं करता, जो इक़्तिदार से निकाला जाता है वो ये बातें करता है। लेकिन बानी MKM ने अगर ये बात की तो उनकी ज़ुबानबंदी की गई और वो पाकिस्तान में असरात मुरतब नहीं कर सके, वो मुल्क से बाहर बैठे थे। नवाज शरीफ साहब ने ऐसी बात की, नाम तक लिए एक जलसे में, उनकी ज़ुबानबंदी हुई, वो भी रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं कर सके। यहाँ एक शख्स जेल में बैठा है, चले बाहर नहीं बैठा, जेल में बैठा है, उसकी एक ट्वीट क्यों इतनी हेल्पलेसनेस है, और क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल रियलाइज़ नहीं कर रहे मामला किस तरफ जा रहा है, जिसकी आप बार बार निशानदेही करते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, फिर इसीलिए तो काली भेड़ों का जिक्र आया। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ करें ना, सिर्फ वो सारी बात खाके के अदालतों में आ जाती है। तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं आप रेफरेंस भेज दे अगर आपको कोई काली भेड़ नजर आ रहा है। रेफरेंस भेज दे, किसको रेफरेंस भेजना? काजी फायज ईसा के वाले से रेफरेंस गया था तो कुछ अरसा तक तो कम से कम वो चक्कर काटने पड़े थे ना। कुछ भी नहीं होना। किसके खिलाफ? काजी साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे ये? नहीं, ये जैसे अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं ना, काली भेड़े वज़ीर आज़म जिनको करार दे रहे हैं उनके खिलाफ रेफरेंस भेज के कम से कम उधर तो काम जरा थोड़ा ठहराव में लाएं। कैसे भेजेंगे? निशानदेही करनी पड़ेगी कि कहाँ कोई रिलीफ दे रहा है किसी को। फॉर गॉड्स सेक, ये तो ट्रैप है कि आप आए तो सही, इधर आके कोई रेफरेंस लेके आए किसी के खिलाफ, फिर देखते हैं आपके साथ हम क्या करते हैं।
इसीलिए ये नहीं होगा, ये ट्रैप है, रेफरेंस करें, कुछ नहीं होना। बात यह है कि ये जुडिशरी खान साहब के साथ खड़ी है। अच्छा। अब इसको तस्लीम कर लें तो फिर बात आगे बढ़ती है ना। आप लोग बातें कर रहे हैं जी कि जी गवर्नमेंट कमजोर, गवर्नमेंट के पास तो है कुछ नहीं। हर चीज़ जो है वो अदालत में पहुंच जाती है। एक बंदा जो कि कुछ भी ना हो, एक अदालत को खत लिखता था, अदालत कह दिया आ जाओ। ये चीज़ें पहले कभी नहीं हुई। इसीलिए ये पहला मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि सारे जज हजरात भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते और उनकी हमदर्दियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही हैं टुवर्ड्स दैट पार्टी। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। ये अब कुछ भी नहीं कर सकती एक्सेप्ट मेक ऑर्डर्स, ब्यूरोक्रेसी को लेके आगे बढ़े, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक खान साहब का मामला है वो इनके हाथ में पहले दिन से नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है। अब इस्टेब्लिशमेंट का क्या करेगी? मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि जब ये सारे रास्ते बंद हो जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इस्टेब्लिशमेंट भी जुडिशरी के पास जाती है कि जी क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। और अगर आजकल हर बात जो गवर्नमेंट करती है और इस्टेब्लिशमेंट करती है वो गलत है जुडिशरी के हिसाब में, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट सोचती है कि अब हम क्या करें। वहाँ दो ही सूरतें होती कि जो लोग ये सारी क्रिएट कर रहे हैं क्राइसिस, या उनको कुचल दिया जाए या उनके आगे हथियार गिरा दिया जाए। अच्छा, ऐसे हुआ वैसे पहले? दो ही ऑप्शन होते हैं। अब एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने आज तक किसी के आगे हाथ तो नहीं, हथियार नहीं गिराए। हाँ। कुचला बहुत, फिर ऐसे ही है ना। और जो उनके पास वो फाइनल जैसे कहते हैं न्यूक्लियर वेपन क्या होता है जिसके जरिए वो ये कर सकते हैं। न्यूक्लियर ऑप्शन कर दें, वेपन को रहने ही दें। चलो न्यूक्लियर ऑप्शन, तो न्यूक्लियर ऑप्शन क्या है? हाँ। ये बाकी चीज़ें तो ट्राई कर ली, जेलों में डाल दिया, बेलें हो जाती हैं, तो इल्ज़ाम लगा दिया, का कुछ नहीं हुआ। 18 मई के जो 9 मई के जो लोग हैं मिलिट्री केसेस भी उनके ऊपर हुए, अदालत ने कहा अभी ठहर जाओ, पनिशमेंट नहीं अदा करनी, हमसे पहले पूछो। हाँ। वो भी रोक दिया सारा। तो कहाँ जाएंगे ये कहाँ जाएंगे? एक ही रास्ता है इनके पास, और उसी न्यूक्लियर ऑप्शन कहते हैं। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब आपके दुश्मन को ये पता हो कि आप न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं एक्सरसाइज कर सकते, तो न्यूक्लियर बॉम्ब रखना उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं होता। इसका मैं हवाला ये देता हूँ कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इंडिया पाकिस्तान को कहता है कि चलिए मुआहदा करते हैं कि अगर जो भी हमारे दरमियान में लड़ाई झगड़े होते हैं हम कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे कहते हैं नो फर्स्ट स्ट्राइक ट्रीटी। ओके। वो क्या है? वो ये है कि हम दोनों ये साइन करते हैं कि आई विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज़ अ न्यूक्लियर वेपन। ओके। वो कहता है आई विल नॉट बी द फर्स्ट टू न्यूक्लियर वेपन। हम हक रखते हैं कि अगर आप मेरे ऊपर न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं तो मैं फिर आपके ऊपर कर सकता हूँ, मगर मैं पहल नहीं करूँगा। जो भी हो जाए मैं पहल। ठीक है। ठीक। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया और पाकिस्तान को कह रही है कि ये साइन करें। ठीक है। इंडिया कहता है मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, मैं कभी न्यूक्लियर वेपन पहला इस्तेमाल नहीं करूँगा आपके खिलाफ। पाकिस्तान कहता है मैं नहीं करूँगा साइन। अच्छा। हाँ, पता आपको? नहीं पता था? नहीं, ये नहीं पता था। पाकिस्तान कहता है मैं अगर ये साइन कर दिया कि मैं पहला न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करूँगा तो फिर मेरा न्यूक्लियर वेपन तो फारग हो गया। वो कहते हैं वो कैसे? हमारा भी तो है, हम कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो हमारा फारग तो नहीं हुआ, तो आप भी कह दें आप नहीं करेंगे। वो कहते हैं नहीं, मसला ये है कि आपकी जो कन्वेंशनल वेपन्स हैं और जो कन्वेंशनल वेपन्स की सुपीरियॉरिटी है वो है 5-1 या 9-1। ओके। या 3-1 या 4-1। तो आप जब हमारे पे हमला करते हैं तो हम 10-15 दिन के बाद वो हमला पसपा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा टैंक्स हैं, ज़्यादा जहाज़ हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी फ़ौज है। तो वो फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी 15-20 दिन के बाद ड्यूरिंग अ कन्वेंशनल वॉर कि आप अंदर आ जाएंगे पाकिस्तान में, हमें डिफीट कर देंगे। तो जब ऐसी स्टेज अगर आएगी तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम ये नहीं साइन करेंगे कि हम नहीं करेंगे, हम हक रखते हैं टू यूज़ इट एज फर्स्ट स्ट्राइक। तो ये भी वही चीज़ है। अच्छा। अब अगर पता लग जाए कि कांपे टांग रही हैं और आपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करना, जो भी वजह है, तो फिर उस न्यूक्लियर वेपन की वैल्यू नहीं रहती। ठीक है। वैल्यू रहती है कि जब तक सबको पता हो कि फर्स्ट स्ट्राइक हम कर सकते हैं। इन दिस केस न्यूक्लियर ऑप्शन यही है ना, आप टेक ओवर कर लें।
और फिर सबको जेलों में डाल दें और उसके बाद सबको ठीक, उसके बाद सबसे बुरा हादसा भी है मेरा, हारून पूछे ना क्या कौन कौन उसमें आ जाता, सारे ही आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर और 2-3 दफ़ा ये मुल्क में हो भी चुका है, ऐसे ही है ना। तो अगर ये न्यूक्लियर ऑप्शन इस्तेमाल हो गया तो फिर क्या होगा? तो ये सवाल अभी भी जवाब इसका लोग तलब कर रहे हैं। पीटीआई का ये ख्याल है कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है, क्योंकि इनमें इतनी बस की बात नहीं है कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन करें और फिर इस मुल्क को चलाएं विदाउट सिविलियंस। ठीक है, एक डिक्टेटरशिप कायम करें मिलिट्री, ये कोई समझते हैं कि ये हो नहीं सकता, बड़े मुश्किल हालात है इस मुल्क के, ये नहीं चला सकते। और अगर ये जाएंगे उस तरफ तो इनके अंदर बगावत हो जाएगी। ये पीटीआई की एनालिसिस है खान साहब। तो इस वजह से उसको पता है कि अब न्यूक्लियर ऑप्शन नहीं इस्तेमाल होने, पै जाओ की कर ले, आगे बढ़ते रहो। अब क्योंकि जुडिशरी साथ है ना, अगर ना होती तो यहाँ तक ये बात ही ना पहुँचती। तो अब मेरा ये कहना है कि बजट के बाद यस, रमेश साहब सही कह रहे हैं, जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, उसकी तो आर्जी तौर पे शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी से भी काम चल जाएगा या नई हुकूमत को ही रुखसत होना पड़ेगा? आरिफ अलवी साहब तो कह रहे हैं इमरान खान को रिहा करो। सिर्फ हुकूमत को रुखसत की बात नहीं है, बात कुछ और है। हाँ ठीक है, वो अब छोड़ दो ना, वो वही बात ना कि ये गवर्नमेंट का तो कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ, ये गवर्नमेंट तो वैसे ही फारग है। हाँ। जिस तरीके से इनसे जो काम लिए जा रहे हैं वो तो अगर कल इलेक्शन होता थे तो मतलब है कि शक्ल ही दिखा सकेंगे, रोड़े पहनेंगे ना। तो इसलिए ये गवर्नमेंट इज नॉट रेलेवेंट। ठीक है, रेलेवेंसी है दो चीज़ों की, कि खान साहब के लिए जिनको टारगेट किया जा रहा है, एक वो और एक ये कि फ्रेश इलेक्शन, यही फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसमें इलेक्शन कमीशन ये फारग हो। जाहिर है बड़े मामला टारगेट में तो ये भी इलेक्शन कमीशन है ना, बहुत कुछ फारिग होगा। हाँ, तो वो फिर कौन करेगा? ये तो बसाती पलट जाएगी ना, तो फिर कौन करेगा वो? इसलिए ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। तो दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। और ये जो सो कॉल्ड केस बनाने जा रहे हैं, हमूद रहमान कमीशन की मैं बात आपको जाते जाते, आई नो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, अगला सेक्शन छोटा कर लेंगे या फिर करके मैं हमूद रहमान यहाँ आपके पास दरमियानी रास्ता है, वहाँ नहीं है, चले हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट। तो बस इतना ये कहूँगा कि लोग ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि इसको पब्लिक करें, इसको पब्लिक करें। पढ़ने में क्या हर्ज है वैसे सेठी साहब? अरे भाई, दो बातें, एक तो ये कहा जा रहा है कि इसको पब्लिक करें ताकि लोग पढ़ सकें। इसमें क्या है जो लोग ना पढ़ें? अच्छा, इसका जवाब ये है कि वो तो पब्लिक हो चुकी है। ये लोगों को पता नहीं इस बात का, पीटीआई वालों को भी पता नहीं इस बात का, पता नहीं खान साहब को पता या नहीं पता उनको। तो फिर ये पीटीआई वाले क्यों कह रहे हैं इसको पब्लिक करें? कह रहे हैं पढ़े भाई, सबको पढ़ने के लिए। पब्लिक भी कह रहे हैं। हाँ, ये भी साहब ने यही कहा है ना। जनरल मुशर्रफ ने इसको खोल दिया था, ये रिपोर्ट अनाउंस कर दी थी, डी क्लासिफाई कर दी थी, और इसको 20 साल हो गए और ये मार्केट में किताब की सूरत में अवेलेबल है और अभी ठीक ठाक बिक रही है। तो इसलिए अब ये कहना कि जी इसको पब्लिक करेगा, भाई ऑलरेडी पब्लिक है, जाओ जाके खरीदो और पढ़ो, क्या उसमें मसला है आप लोगों को? तो यही मैंने हमूद रहमान कमीशन के बारे में कहना था। रिपोर्ट इज अवेलेबल, यानी पढ़ने में कोई मजाक नहीं है। यू कैन रीड इट, फुल स्टॉप। फैक्ट बेस्ड है ना, पढ़ना चाहिए उससे से। तो पढ़े ना। बस मसला पता है वहाँ आ जाता है कि वो मुमासलत करार दे रहे हैं ना उस कमीशन की रिपोर्ट और आज के हालात को, 1971 के हालात को आज से मुशाबे, वहाँ मसला आ रहा है बस। ठीक है, बस उस पर आपकी खामोशी और इसे हम समझ जाते हैं इशारा। आरिफ अलवी साहब भी ये कभी आपको खेलने के लिए 9 मई मिल जाता है, अब आपको हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। अब वो पता नहीं किसको कह रहे हैं, कौन खेल रहा है मुल्की हालात से, बहरहाल दरमियानी रास्ता कोई नहीं है, तो कहाँ जाके रुकेगा ये मामला?